पहले चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वन विच प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन कन्वीनियंट फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हमें क्या करती है, एक एनर्जी प्रोवाइड करती है एक एडिक्वेट अमाउंट में, जितनी की हमें ज़रूरत होती है एक कन्वीनियंट फॉर्म में और एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक। तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो आपका एनर्जी है, ये जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मतलब जितना हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम ज़्यादा करना चाहिए सब। और उसके बाद सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसको हम इजीली स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसको हम हैंडल बहुत ही सेफली कर सकें, यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कॉज ना करे। तो यही होते हैं आपके क्वालिटी ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको गुड फ्यूल पूछे या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए अच्छी क्वालिटीज़ पूछे, तो दोनों का लगभग एक ही आंसर है। बट ये है कि मैंने दोनों अलग अलग कवर कर दिया सो दैट कि क्वेश्चन में आए तो आप ये नहीं कहो कि मैम आपने तो कराया नहीं था, हमारे एग्जाम में आ गया। अगर बात करें कि गुड फ्यूल्स मतलब अच्छे फ्यूल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो वही आपका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, पर यूनिट मास में ज़्यादा हीट प्रोवाइड करे। उसके बाद बिना कोई स्मोक ना दे, कोई हार्मफुल गैसेस को वो एमिट ना करे। तो इस तरीके के हमारे फ्यूल्स होने चाहिए। उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मीडियम इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद चीप और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, उसको ईजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, लाइक आपका एलपीजी एक गुड फ्यूल है, इसको लेकर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो सबसे पहले आप एलपीजी का फुल फॉर्म बता दो, उसके बाद गुड फ्यूल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप एडजस्ट कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो अटैम्प्ट आप करोगे, तो क्योंकि स्मार्ट तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ते हो ना, तभी आप इस बार पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि इस बार उन्होंने खुद कहा है कि थिंकिंग जो लेवल का है एग्ज़ाम, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए हर चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका कन्वेंशनल है, दूसरा आपका नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो है जिसको हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जबकि नॉन कन्वेंशनल जो अभी न्यूली हम सोच रहे हैं कि कर लें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ऑफकोर्स कन्वेंशनल जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कुछ लिमिटेड है एंड ऑल, तो उस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए नॉन कन्वेंशनल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसको लेकर भी क्वेश्चन आता है, तो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल और पेट्रोलियम, मतलब जो भी आपका फॉर्मेशन होता है डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और एग्जांपल में आपका वही कोल और पेट्रोलियम है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स में प्रॉब्लम ये है, हम बहुत सालों से इसको यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉसिल फ्यूल को जब आप जलाते हो तो उससे ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के, जिसकी वजह से एसिड रेन या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट होती है फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से। उसमें एसिड रेन का अगर अलग से पूछे तो एसिड रेन किसकी वजह से होता है, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड आपके प्रेसिपिटेटेड होते हैं रेन वाटर में मिलकर, और फिर वो क्या बना देते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन की फॉर्म में वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो, और ये होते किसकी वजह से, वही ऑफकोर्स फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। उसके बाद आपका अगर पूछे एसिड रेन के लिए कौन सा जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको ऑफकोर्स नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड को लेकर पूछे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, और उसके बाद अगर एसिड को लेकर पूछे तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। उसके बाद आपको पता है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो वो उससे काफ़ी अमाउंट में CO2 से रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ में जो हीटिंग है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन है कि जितने भी हमारे पास आइस है वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जो कि पूरी दुनिया क्या होगी, पानी में डूब जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरत है, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को जितना हो सके कम से कम यूज़ करने की बात की जाती है। अब उसके बाद कन्वेंशनल में ही एक आपका थर्मल पावर प्लांट भी है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता क्या है, तो द पावर प्लांट इन विच द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल, कोल को जलाकर जो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं जिस पावर प्लांट में, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। इन दिस पावर प्लांट वाटर इज हीटेड, इस पावर प्लांट में पानी को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको स्टीम में चेंज करवा के टरबाइंस को घुमाया जाता है। जब टरबाइंस आपका रन करता है तो उसमें क्या आपका जो है जनरेटर भी लगा होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को फाइनली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट आपके थोड़े से एग्जाम में आ सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रो पावर प्लांट।
हाइड्रो पावर प्लांट कैप्चर दी एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी गिरता हुआ पानी होता है उससे भी आपका क्या एनर्जी हम कैप्चर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसमें भी आपको वही टरबाइन लगा रहता है जो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी जो भी फॉलिंग वाटर होता है उसको पहले तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। उसके बाद वहाँ पे एक जनरेटर लगा होता है जो कि करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका क्वेश्चन जो इस तरीके से आता है कि हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसका पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि जब आपका वाटर फॉलिंग वाटर यहाँ पे चल रहा है तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद वो क्या किसमें चेंज हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, इसके टरबाइन हेल्प कर रहा है। उसके बाद जनरेटर लगा होता है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट के लिए हम डैम्स बनाते हैं, तो जो डैम को लेकर भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम करने वाले हैं। और आपको सबसे जो अगर हम बात करें इंडिया में 25% जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम कंप्लीट कहाँ से करवाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से कराते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी हाइड्रो पावर प्लांट से कराते हैं। इसके लिए बहुत सारे डैम्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो उसके सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस हाइड्रो पावर प्लांट के एडवांटेजेस क्या हैं। कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा हो नहीं रहा जिसकी वजह से पोल्यूशन हो। उसके बाद फ्लोइंग ऑफ वाटर, क्या आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका बार बार रिन्यू होता रहता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़ी बात खत्म नहीं होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से आप एक तो है आप एनर्जी बना ही रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना ही रहे हो, साथ के साथ उस रिवर में फ्लड नहीं आएगा। उसके बाद जिस टाइम पे पानी की कमी हो जाए उस टाइम पे इरीगेशन के लिए भी उस वाटर को यूज़ किया जा सकता है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसको आप करना है कि जब भी हम डैम बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका वो जो एरिया है उसको क्या होता है, कवर हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना जो सारे के सारे क्या होते हैं उसी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं। और इवन कि वहाँ पे अगर कुछ लोग रहते हैं तो उनको भी क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब सी हो जाती है। उसके बाद लास्ट इकोसिस्टम वहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जितने भी छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। उसके बाद जितनी वेजिटेशन जो सबमर्ज हो जाते हैं वाटर में वो धीरे धीरे सड़ने के बाद वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं जो कि आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं आपका बायोमास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बायोमास क्या होता है, बेसिकली डेड पार्ट ऑफ द प्लांट और ट्रीज़, कि प्लांट और ट्रीज़ का जो डेड पार्ट होता है या फिर जो भी एनिमल्स या फिर मैन के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं तो उस चीज़ को यूज़ करके भी हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल या फिर एज ए एनर्जी, एज ए इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको हम बायोमास कहते हैं। एग्जाम्पल में वुड है, चारकोल है, काऊ डंग है और बायोगैस है। तो सबसे पहले यहाँ पर लकड़ी को लेकर आपके एग्जाम में आता नहीं, तो काऊ डंग उपले को लेकर क्वेश्चन आता नहीं, चारकोल को लेकर आता है और बायोगैस को लेकर आता है, तो इनको हम एक्सप्लेनेशन से करेंगे। चारकोल क्या है, जब हम लकड़ी को जलाते हैं एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में तो वहाँ पर वाटर और जिसके भी उसके वोलेटाइल मटेरियल होते हैं क्या होते हैं वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और वहीं पे से चारकोल की फॉर्मेशन होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि चारकोल की फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद रखना है। उसके बाद चारकोल जो है बेटर फ्यूल किस तरीके से, अगर हम कंपेयर करें वुड के, तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है लकड़ी के मुकाबले ज़्यादा है। कोई स्मोक जब जलता है तो कोई स्मोक नहीं निकलता, कोई धुआं नहीं निकलता, और सबसे बड़ी बात है इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं और इजी और यूज़ करने में भी कन्वीनियंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोगैस। बायोगैस के लिए क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट बनाया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल हो जाता है लाइक जितने भी प्लांट्स है उसका पत्ते एंड ऑल, घर में जो हमारे सब्जी के छिलके वगैरह, और उसके अलावा जो काऊ का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारे के सारे जो चीज़ें गोबर एंड ऑल, इन सबको डाल के क्या करा जाता है, एक बड़े से टैंक में डालते हैं और उसके बाद उसको बंद करके छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे एनएरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं वो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डीकम्पोज कर देते हैं, जिसमें मेनली काऊ डंग डाला जाता है, वाटर स्लरी डाले जाते हैं और ये इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद ये गैसेस जो बनाते हैं वो बनाते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और उसके बाद इसको मैंने पहले बताया कि इसको टैंक में स्टोर किया जाता है और उसके बाद इसको पाइप के थ्रू हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो हम अपने एज इस गैस सिलेंडर में उसको डाल के यूज़ कर सकते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है बायोगैस का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, मतलब एक आपका इकलौता एक ऐसा है जिसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। और सबसे पहली बात एडवांटेजेस एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो आपका क्या एक्सीडेंट फ्यूल है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन होता है।
जलता कैसे है, बिना स्मोक के जलता है, कोई राख वगैरह नहीं छोड़ता। जैसे कि अगर आप लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो तो कुछ राख बच जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। हम लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात, बाद में जो स्लरी बच जाता है, मतलब जो भी आपने वेस्ट मटेरियल बनाया था, सारा चीज़ यूज़ हो गया, तो लास्ट में जो बचता है उसे स्लरी कहते हैं। तो स्लरी को भी हम यूज़ कर लेते हैं एज अ मैन्योर, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहते हैं बायोगैस आपका ये है कि आम क्याम और गुठलियों के विदाम कि आपने एक तो पहली बात, आपके पास वेस्ट मटेरियल जिसको आपने कुछ करना नहीं था, उससे पहले तो आपने क्या कर दिया, एनर्जी भी ले लिया, और साथ के साथ जो आपका स्लरी बचा उसको आपने एज ए मैन्योर भी यूज़ कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है बायोगैसेस के। और इसके अलावा एफिशिएंट मेथड है, जो कि हम वेस्ट डिस्पोजल को बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से हम उसको वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, और उसके बाद हर जगह हम फ़ायदा ही लेते हैं।